पूर्वांचल। तो एजेंडा पूर्वांचल का हमारा पहला सत्र है पूर्वांचल कितना सेहतमंद। दरअसल अतीत में पूर्वांचल की एक पहचान संक्रामक बीमारियां हुआ करती थी, मासूम बच्चे इंसेफ्लाइटिस का शिकार हुआ करते थे, लेकिन अब ये तस्वीर बदल रही है। इस तस्वीर को बदलने का बीड़ा उठाया सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने और उनके इरादों को जमीन पर साकार किया योगी सरकार के हेल्थ मिनिस्टर जयप्रताप सिंह जी ने। मंत्री जी को मंच पर आमंत्रित करूं उससे पहले इस सत्र के संचालन के लिए अपर्णा, ओवर टू यू। और अब एक बार जोरदार तालियों के साथ मंत्री जी का स्वागत कीजिए। मंत्री जी मंच पर आइए। बहुत शुक्रिया अमित। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जी हमारे बीच में हैं और उनसे हम जानेंगे न सिर्फ उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य के विषय में बल्कि पूर्वांचल को लेकर, क्योंकि पूर्वांचल में जो पिछले 2 दशकों के बीच हुआ वो सब हमने देखा, जब मासूम बच्चे किस तरह से जापानी बुखार और दूसरी संक्रामक बीमारियों का शिकार हुए। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के इस मंच पर। सर, हमारे सेगमेंट का नाम है पूर्वांचल कितना सेहतमंद, और अगर हम पूरे प्रदेश की सेहत की बात करें तो हमने देखा कि जापानी बुखार ने, इंसेफ्लाइटिस ने किस तरह से मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाया और दूसरे संक्रामक रोगों ने। अगर हम 2017 से पहले जाए तो उस वक्त ये कल्पना करना कि इंसेफ्लाइटिस खत्म हो जाएगा कल्पना से भी परे था। अब ये हो पा रहा है, कैसे हो पाया? 2017 के पहले की अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे सरकारें आई थी, बहुत सारे बड़े बड़े मंत्री और नेता इस पूर्वांचल के धरती पर आए थे और उन्होंने बहुत सारे वादे भी किए थे कि जापानी इंसेफ्लाइटिस और एईएस जैसे गंभीर बीमारियों को पूरी तरह मिटा देंगे और कम से कम बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक बहुत एडवांस लैब तैयार करेंगे जिससे उसका पूरा जांच हो सकता है और उससे संबंधित एक पूरी व्यवस्था बनाएंगे। ये हम लोग पिछले 2012 से सुनते सुनते हम लोग 2017 में जब आए, और क्योंकि यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के एजेंडा में पहले ही से था जब वो सांसद थे और कई बार उन्होंने इस बात को संसद में उठाया था, तो उसमें पहले सबसे प्राथमिकता पर जेई और एईएस के समाप्त करने के लिए, उसका उन्मूलन करने के लिए उनके एजेंडा में होने के नाते उन्होंने पूरा नए लैब का एक तैयार किया, उसको स्थापित किया और उससे जुड़ा हुआ एक अंतर विभागीय समन्वय तैयार करके सभी विभागों को एक साथ बैठा के ऊपर से लेकर नीचे तक 100% वैक्सीनेशन जेई का करना प्रारंभ किया और अभियान की तरफ करके तब जाके, और उसके साथ जो और विभाग जो जुड़े होते जिसमें सफाई होता है, उसमें कई स्कूलों की बात होती है, वहाँ बच्चे को निरीक्षण करना होता है, परीक्षण करना होता है, इस सब लेके जब हम लोग ने एक साथ इसको जब टेकअप किया तब जाके हमारे फिगर्स बिल्कुल 0 तक आने लग गए थे। जी, तो एक बार तालियां हो जाए जोरदार, क्योंकि वाकई वो स्थिति ऐसी थी जब हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ जी किस कदर गंभीर थे और वो भावुक हो उठते थे इसका जिक्र करते हुए। जी जी सर, अगर हम बात भावनाओं की करें तो बीते 1.5 साल कोविड की भेंट चढ़ गए। हम सब ने बहुत करीब से देखा इस आपदा को, कह लीजिए, या जो भी हुआ उसको बयां कर पाना मुश्किल है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर दोनों ही वेव्स के बीच, दोनों ही लहरों के बीच जिस तरह से स्ट्रैटेजी अपनाई गई, इतना बड़ा राज्य और इतनी तत्परता के साथ कदम उठाए गए, ये कैसे हो पाया मुमकिन और किस तरह से आपने स्ट्रैटेजी को ग्राउंड पर आपने इम्प्लीमेंट किया? ये एक आपदा था, वैश्विक महामारी था कोविड, जो पूरे विश्व में पहली बार फैल गया था जी। और स्वाभाविक है, वैश्विक महामारी होने के नाते एक नया वायरस के रूप में इसका जानकारी किसी को भी नहीं था पूरे विश्व में, और इसीलिए जैसे उत्तर प्रदेश और भारत के अंदर उत्तर प्रदेश जैसे बड़ी आबादी की चिंता प्रधानमंत्री से लेके सबको चिंता थी कि अगर उत्तर प्रदेश में हम इसको संभाल नहीं पाएंगे तो आगे क्या हो सकता है। इस बात को पूरी तरह से आश्वस्त हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने करा भी, और उसके बाद हम लोग की टीम 11 के बैठकें शुरू हुई। टीम 11 के बैठकों में हम लोग ने एक व्यवस्था, एक प्रबंधन बनाया, अंतर विभागीय समन्वय बनाया और उस कोविड को कैसे लड़ा जा सकता है, क्या क्या संसाधन हमको तत्काल तैयार करना है, वो हम लोग ने डे 1 से शुरू किया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सबसे पहले टेस्टिंग करने मुझे आज भी याद है 2020 में 8 मार्च को पहला केस हमारा इटली से जो पर्यटक आए थे वो आगरा में आए थे, और हमारे पास टेस्टिंग का एक लैब था किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो 70 टेस्ट करता था प्रतिदिन।
बेड्स की व्यवस्था हमारी नहीं थी। तो वो पहला केस जो 3-4 परिवार के लोग आए थे उनको हमको सफदरजंग भेजना पड़ा। सुकुशल वो लोग लौट आए, ठीक था। मगर उसके बाद पहला प्राथमिकता हमारा था कि टेस्टिंग लैब्स हम इंक्रीज़ करें तत्काल। और आज उस समय जब 70 था, आज हम 4.5 लाख टेस्टिंग प्रतिदिन कर सकते। इतने लैब्स हमारे स्थापित हो गए मेडिकल कॉलेजेस में, और उसके साथ हमारे जिला अस्पतालों में भी हम लोग ने ये स्थापित कर दिया। तो एक बहुत बड़ी व्यवस्था, और पूरा धन को हमने डाइवर्ट करके खाली इस कोविड की लड़ाई के लिए हम लोगों ने पूरा इसको किया। और उसके साथ फिर बेड्स की व्यवस्था, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया हुई, जितना तेज़ी से हम L1, L2, L3 श्रेणी के अलग अलग बेड्स बनाए, मेडिकल कॉलेज को इक्विप किया, इक्विपमेंट करा, दवाई कराए, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो ICMR के द्वारा निर्धारित था उसको हमने पूरा सुनिश्चित किया। और फिर एक एक जितने भी हमारे पेशेंट्स आते थे, जितने भी पॉजिटिव केसेस को हम टेस्ट करते थे, उसका एक एरिया बना के 1:25 का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना, और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके पूरी तरह से उसको उतना ही जगह पर सीमित करना, ये हमारा एक स्ट्रैटेजी था। और जैसे जैसे वो प्रोग्रेस हुआ, और हमने एक ICCC जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, इस पूरी व्यवस्था को लगातार, क्योंकि एक अंदाज हुआ कि ये अभी थोड़ा समय लगेगा जाने में, तो इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का स्थापना हर जनपद में हुआ। कॉल सेंटर के माध्यम से टेस्टिंग करने वाली टीम अलग, हॉस्पिटल होम आइसोलेशन वाले टीम अलग, हॉस्पिटलाइजेशन वाले टीम अलग, RR टीम जो हमारे रैपिड रिस्पांस टीम थे जो जाके देखते थे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को देखते थे, दवाई उपलब्ध कराना होम आइसोलेशन में, ये सारी चीज़ें एक साथ उस कॉल सेंटर से हर जनपद में हम लोग ने सुनिश्चित किया, जिसमें एक जिला प्रशासन का समन्वय मिला के उनके माध्यम से हम लोग ने इसको सुनिश्चित किया। तो एक बार जब एक व्यवस्था बन गई, एक प्रबंधकीय व्यवस्था बन गई और स्मूथली चलने लगा, तो चाहे जितने भी केसेस हमारे निकलते थे जिस जनपद से, उसको कंट्रोल करना, उसको वहाँ पर कॉर्डन करना, उसको सब कुछ हम लोग आराम से कर देते थे, कोई दिक्कत कहीं नहीं हुई। आगे समस्या जो आई वो तो हम सभी जानते हैं कि 2020 के बाद जो कोरोना दोबारा जब आया जी, इसका स्ट्रेन थोड़ा बदल के आया, जो किसी को भी जानकारी नहीं था, और इस ट्रेन के माध्यम से पूरे विश्व में और पूरे देश में, और स्वाभाविक है कि उत्तर प्रदेश भी जितना बड़ा आबादी है, बिल्कुल, तो हम उसको भी हमने फेस किया, क्योंकि उसमें वायरस का स्ट्रेन जब बदलता है तो उसके साथ ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई, लंग्स को ज़्यादा इफेक्ट करने लगा, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फिर बदलना पड़ा हम लोग को ICMR के गाइडलाइन पर, और फिर हमने अपनी व्यवस्था भी बदली। जो L1 की व्यवस्था थी उसको समाप्त करके L2 और L3 किया, जहां हमने ऑक्सीजन ज़्यादा भरने शुरू किए। देश के प्रधानमंत्री ने इस बात की चिंता की, और जितने भी हमारे देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थे ऑक्सीजन के, उसको पूरी तरह से टेक ओवर करके और आवंटन हर प्रदेश को किया। और जैसे आप जानते हैं कि हमारा आवंटन बोकारो से आ रहा था, जामनगर से आ रहा था, हम ट्रेन से ला रहे थे, प्लेन से ला रहे थे, रोड से ला रहे थे। हर हालत में हमको 800 मेट्रिक टन जो हमको लाना था वो हम ला के उसको हॉस्पिटल्स को हम लोग ने मैनेज किया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हमसे जुड़े हुए जो मेडिकल कॉलेज थे निजी वाले, उनको मेंटेन करना, और उसके साथ जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग जो मौजूदा हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स थे, कई प्लांट्स हमारे ऐसे थे जो किसी कारण से पहले से बंद पड़े हुए थे। वाराणसी में बंद पड़े हुए थे, इधर संत कबीर नगर में बंद पड़े थे, गोरखपुर में थे। इनको पुनः जीवित किया हम लोग ने, सहयोग किया, सहायता दिया, आर्थिक सहायता दिया, पुनः जीवित करके इनको भी हम लोग ने प्रोत्साहन देके इनसे भी ऑक्सीजन का मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया। इनके द्वारा हमारे जो शुगर मिल्स हैं उनके माध्यम से भी ऑक्सीजन के प्लांट्स तैयार किए गए, उनके माध्यम से ऑक्सीजन जनरेटिंग सिलेंडर्स हम लोग ने तैयार किया। और चारों तरफ से आप देखे होंगे प्रधानमंत्री ने लगभग 5,000 मेट्रिक टन तो खाली विदेश से भी उन्हें डायरेक्ट मंगाया। तो जो जैसे परिस्थिति थी सेकेंड वेव का, उस परिस्थिति के अनुकूल हमने उसको मेंटेन किया, अपनी प्रबंधकीय व्यवस्था को और बदला और उसमें तेज़ी लाए, और तब जाके हम इस कोविड को नियंत्रण कर पाए। जो आज के दिन जो आज देखते हैं, आज के फिगर्स तो मुश्किल से 7 या 8 पूरे प्रदेश में आता है। तो कहा भी गया ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जो डे 1 से व्यवस्था आपने बनाई वो फॉलो होती रही, ये अच्छी बात थी। बड़ी चुनौती थी कि हम जान बचाएं, और एक और बड़ी चुनौती पेश की विपक्ष ने, तस्वीरों के जरिए, ट्विटर के जरिए, और काफ़ी हो हंगामा भी हुआ उस पर। देखिए, ये बात कई बार आती है कि विपक्ष का कहना, और आप लोग के चैनल के माध्यम से या किसी चैनल के माध्यम से हमेशा ये प्रश्न आता है कि विपक्ष ने बोला ऐसा और विपक्ष ने कहा ऐसा और विपक्ष ने ये तस्वीर दिखाया। ठीक है, विपक्ष के पास कोई काम तो है नहीं। सरकार
सत्ता में बैठे जो सरकार बनाती है उसके ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और हो सकता है कि कभी आगे चल के विपक्ष के साथ इस तरह का परिस्थिति ना हो, क्योंकि ये तो वैश्विक महामारी है। जी। आज हमारे सरकार के समय में ये वैश्विक महामारी आई तो हमारी जिम्मेदारी है, चाहे केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री बैठे हों, चाहे यहाँ पर योगी आदित्यनाथ बैठे हों, हमारी सरकार है कि इसको कैसे हम व्यवस्था करें, कैसे इन जान को बचाएं, ये हमको सब कुछ देखना है। वो तो बाहर बैठे हुए हैं, उनको तो खाली 2 शब्द बोलना है या 2 फोटो लेना है। कोई रास्ते में कोई जा रहा है और उसमें आपने स्ट्रेचर पर देख लिया सिलेंडर लेके, तो आपने वो फ़ोटो अपलोड कर दिया, तो वहाँ तक तो विपक्ष की भूमिका होती है। मगर किस तरह से हम लोग मैनेज करते हैं, और इतनी बड़ी आबादी 130 करोड़ की भारत देश का और 24 करोड़ का उत्तर प्रदेश, किसी भी आपदा में चाहे जितने भी तैयारी आप करेंगे वो कभी पूरा नहीं होता। अगर इस तरह की बात होती तो आज अमेरिका, इंग्लैंड, स्पेन, ब्राज़ील जो हमसे कई गुना विकसित हैं, जिनकी मेडिकल व्यवस्था बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, उनके यहाँ डेथ्स बहुत ज़्यादा हुई। अगर आप मुकाबला करेंगे भारत के साथ, बहुत ज़्यादा डेथ्स आपके अमेरिका में हुए, बहुत ज़्यादा डेथ्स आपके इंग्लैंड में हुए, ब्राज़ील में हुआ, स्पेन में हुआ, फ्रांस में हुआ। हमारी आबादी के हिसाब से जिस तरह की व्यवस्था हमारी है, स्वास्थ्य सेवाएं जो भी हमारे पास है, हम तो मैं मानता हूं कि हम तो सबसे बेस्ट हम लोग ने जिस तरह से मैनेज किया, और जिसको WHO ने पूरा सराहाया भी। उन लोग ने नीचे तक जांच किया और उनको लगा कि जो मैनेजमेंट हमने किया, तभी तो योगी जी का तारीफ भी रास नहीं आई विपक्ष। नहीं, तभी तो, हाँ, वो तो उनको राज नहीं आया। मगर आदरणीय योगी जी को तो ऑस्ट्रेलिया में भी बुला लिया था कि अगर इस तरह के प्रधान मुख्यमंत्री होते हमारे यहाँ तो शायद कोविड वहाँ आता ही नहीं। तो उनकी तारीफ बहुत जगह हुआ, और उन्हीं के मार्गदर्शन में जो व्यवस्था हम लोग ने बनाया, हम लोग ने उसी को आगे किया। अच्छा, व्यवस्था एक और बनाई गई जो बहुत तेज़ी के साथ भारत में उस पर अभियान भी चला, वैक्सीनेशन का, और 10 करोड़ के आसपास, ये ज़्यादा ही वैक्सीन उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों को लग चुकी है। लेकिन उन करोड़ों की संख्या में एक रह गए हैं अखिलेश यादव। वो कह रहे हैं कि देखिए, कार्ड में तिरंगा छपवाइए तो वैक्सीन लगवाऊंगा। मुझे लगता है कि जो बयान उन्होंने शुरू में दिया था, बचपना है। अब देखिए, कोई व्यक्ति राजनीति में आता है, उसके पिताजी के माध्यम से एक पार्टी तैयार किया जाता है, और पार्टी तैयार करने के बाद विरासत में उनको दे दिया जाता है। तो जब कोई अनुभव नहीं होता है राजनीति का, और इतने कम उम्र में वो मुख्यमंत्री बन गए, तो उनको क्या मालूम क्या होता है। बचपना में उनने कह दिया, बिल्कुल हल्के फुल्के बयान से कह दिया कि ये तो भाजपा का टीका है। बाद में जाके लगाया उनने, अपने परिवार सहित लगाया। वो तो मैं जानता हूँ, उनने लगाया सिविल हॉस्पिटल में जाके। अच्छा, हाँ, वो लगाया उनने। बहुत बड़ा खुलासा कर दिया आपने। अब वो तो अब अलग बात है, चाहे जो आप बयान दें टीवी के सामने, मगर उनने अपने परिवार के साथ लगा लिया उनने। अच्छा, चाहे जो भी बोले उसको। तो ये सब हल्के बातें इतने गंभीर बीमारी के बीच में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हर आदमी इससे परेशान है। आम आदमी इससे परेशान था उस समय, और किस किस तरह से हमारे डॉक्टर्स ने मदद किया, पैरामेडिकल ने किया, स्टाफ नर्स 24 घंटा वो लोग काम करते थे, बिना छुट्टी का काम करते थे। और उन परिस्थितियों में हमारे कई डॉक्टर्स हमारे मृत्यु भी हो गए थे, कोविड वॉरियर्स थे, कई पैरामेडिकल स्टाफ, कई स्टाफ नर्स जो बिल्कुल बीच में पेशेंट के बीच में जाके दवाई देते थे। बहुत सारे लोग मृत्यु हुए उसमें, और उनको हम श्रद्धांजलि भी देते हैं। मगर इसको देखते हुए हम सब एक हो गए थे, पूरा देश एक हो गया था। तो ये फिर वही हल्की वाली बयान होगी, पूरा देश लड़ रहा है कि किस तरह से हम मदद कर रहे हैं। इतने सारे NGOs थे, इतने सारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो बिल्कुल बाहर निकल के अपने भोजन की व्यवस्था, जब 35 लाख मजदूर जो हमारे प्रवासी मजदूर जब उत्तर प्रदेश में 2020 में आए थे, उनकी व्यवस्था करने के लिए कोई सड़क से आ रहा है, कोई गाड़ी से आ रहा है, कोई ऑटो रिक्शा से आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल से आ रहा है, उन सब के लिए भोजन की व्यवस्था NGOs के माध्यम से और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हर शहर में पूरा व्यवस्था किया था। हम लोग के पास तो फोटोज़ भी है, प्रमाण भी है। और एक एक व्यक्ति जो प्रवासी मजदूर आया था, उनका हर जनपद में कैसे उनका टेस्टिंग कराना, उनका फिर भोजन देना, उनके खाते में 1000 रुपया डालना, उनको 1 महीने का राशन देना, ये सारी व्यवस्था उस ICCC कंट्रोल और कमांड सेंटर के माध्यम से, और हमारा जो बहुत ही अच्छी तरह का प्रबंधकीय व्यवस्था था उसके माध्यम से हमने वो पूरा कंट्रोल किया। और वो 35 लाख में से अधिकांश लोग को हमने मनरेगा में भी जोड़ा, ताकि उनको बराबर कुछ न कुछ मिलते रहे। अगर वो मजदूरी काम करना लगेंगे मनरेगा में, वो हमने जारी रखा। तो एक फॉल आउट होता है कि इतनी बड़ी आपदा में इतनी बड़ी संख्या वापस उत्तर प्रदेश में आए, तो उनको कैसे हम मैनेज करें। घर पर नहीं बैठाना है, उनको मनरेगा में जोड़ना है, उनको अलग कार्यों में जोड़ना है। उनका लाइन लिस्टिंग हमने किया कि कौन उसमें ड्राइवर था, कौन उसमें टेक्निकल वाले जैसे इलेक्ट्रिशियन होते हैं, बढ़ई होते हैं,
प्लम्बर होते हैं, इन सब का लिस्ट हम बना के कंप्यूटर में हमने रखा कि आगे चल के उद्योग को कहीं भी आवश्यकता पड़ेगा तो उत्तर प्रदेश सरकार उनके माध्यम से देंगी। जी, जयप्रताप जी, उत्तर प्रदेश की एक छवि थी कि बीमारू राज्य है उत्तर प्रदेश, बीमारू से बेहतर की ओर बढ़ चला है और बहुत से लोग बताते हैं कि अब बहुत बेहतर हो चुका है। लेकिन अगर हम मेडिकल सेवाओं की बात करें तो बीइंग अ हेल्थ मिनिस्टर क्या लगता है आपको कि क्या हो सकता था और बेहतर, जो अभी जिसमें और काम करने की आवश्यकता है, पूरे तंत्र को लेकर क्या कहें? अभी उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा में बहुत काम बाकी है, क्योंकि हमको जब इसके प्रभार मिला तो उसी के 2-3 महीना बाद कोविड शुरू हो गया, तो हम पूरी तरह कोविड के प्रबंधन में ही लग गए। अब इधर थोड़ा सा हम लोग को टाइम मिला है, पिछले 4-5 महीना से जो समय मिला है जी, उसमें पूरी व्यवस्था को ठीक करना और टेक्नोलॉजी से जोड़ते हुए बहुत सारे चीज़ हमको एडवांस करके बनाना पड़ा। जैसे हमारे ज़िला अस्पतालों पर सीटी स्कैन करना, मशीनें लगाना, अल्ट्रासाउंड मशीन लगाना, डिजिटल एक्सरे लगाना, डायलिसिस मशीन जो हमारे लगभग 50 जनपदों में स्थापित हो गया, बाकी 25 जनपद में स्थापित करना, ये सारी चीज़ एट वॉर फुटिंग हमने शुरू कर दिया था कि इसी बीच में हमारे सेंट्रलाइज दवाई के जो परचेजेस होते हैं वो अलग अलग जनपदों में एक मेन गोडाउन बनाना और उसको वहाँ तक स्थापित करना, वहाँ तक दवाई सप्लाई करना, उसको टेक्नोलॉजी से, कंप्यूटर से जोड़ के, ताकि जैसे आपको मालूम पड़े कि आपके यहाँ इतनी कमी हो रही है, आप जब उसको फीडिंग करेंगे तो हमारे सेंट्रलाइज लखनऊ में पता चल जाएगा कितनी दवाई की स्टॉक है और कितना जल्दी हमको देना है। तो ये सब लेके, और उसी बीच में आपने देखा भी था जैसे कोविड हमारा समाप्त हो रहा था, बड़ी समस्या हमारे पास आई थी कि अधिक बरसात होने के नाते आपका डेंगू शुरू हो गया, आपका H1N1 फ्लू शुरू हो गया, डायरिया शुरू हो गया, मलेरिया शुरू हो गया, चिकनगुनिया में भी कुछ केसेस आने लगे, काला आजार के केसेस आने लग गए। तो ये सब चीज़ को भी हमको स्वास्थ्य विभाग को साथ साथ में देखना पड़ा। और उसके साथ जो हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम है, टीबी का जो खोज करना, वो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा था। रूटीन इम्यूनाइजेशन जो टीकाकरण हम करते हैं रूटीन, उसमें बहुत सारे लाइन लिस्टिंग बच्चे छूट गए थे, उनको पूरा करना, फाइलेरिया का अलग से देखना। और हमारे जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ होता है जिसको हम डिलीवरीज कहते हैं जी, जो गर्भावस्था में जो हमारे आशा वर्कर के माध्यम से उनको ला के पंजीकरण करते हैं। 9 तारीख जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ योजना के अंतर्गत हर 9 तारीख को गांव से निकाल के इन गर्भावस्था महिलाओं को ला के उनका पंजीकरण कराना, उनका पूरा चेकअप कराना, अल्ट्रासाउंड के साथ में उनके दवाई देना, और उनके जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाले को अलग श्रेणी में डालना, फिर उनको जिला अस्पताल पर ले जाना, सेफ प्रेगनेंसी कराना, और सेफ प्रेगनेंसी के बाद उनका टीकाकरण करा के सब कुछ कराना। ये लगातार हमारा 24 आवर्स का सर्विस इन सब चीज़ मिला के करता है। उसके बाद डॉक्टर्स के अटेंडेंस देखना, साफ सफाई देखना, पैरामेडिकल स्टाफ कितने हैं, शॉर्टेज कहाँ पर है, कैसे वहाँ लोक सेवा आयोग से हम लोग ने अपना अधियाचना करके फिर उसके बाद वहाँ से हम डॉक्टर्स मंगा रहे हैं। ये फुल टाइम जॉब है, 24 आवर्स जॉब है, और एक समय लगेगा इसको ठीक करने में, क्योंकि 2 साल के अंदर नहीं, इसमें 10, क्योंकि अगर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर पहले की सरकारों ने थोड़ा इन सब छोटी छोटी बात पर ध्यान दिया होता तो आज इतनी बड़ी समस्या नहीं आती हमको। बिल्कुल। अच्छा, गोरखपुर ना मेडिकल हब बन चुका है। जो पूर्वांचल की सेहत को लेकर तो यहाँ पर जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो हैं ही। जो पड़ोसी राज्य बिहार की भी एक बड़ी आबादी यहाँ आती है, तो उनको केटर करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये तो है ही, क्योंकि बिहार के लोग, मेरे तो कई संजोग से वहाँ के मंत्री, वहाँ के कुछ विधायक हमको कई बार फ़ोन करते हैं कि पीजीआई में भर्ती करा दीजिए या केजीएम में भर्ती करा दीजिए। मैं कभी कभी उनसे पूछता हूँ भी कि आपके वहाँ तो पटना में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट भी है, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज है, मगर वहाँ किसी तरह से वहाँ की व्यवस्था नहीं ठीक हो पा रही है, और बड़े मात्रा में लोग यहाँ पर आते हैं, तो उनको हेल्प करना तो हमारा जिम्मेदारी है ही। और हम लोग प्रयास करते हैं उनको पीजीआई में, या यहाँ पर अब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का ओपीडी शुरू हो गया है, बीआरडी कॉलेजेस में काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हो गए हैं, और अलग से जो हमारे अलग मेडिकल कॉलेजेस भी हमारे सब जगह अब स्थापित हो रहे हैं धीरे धीरे करके, उनका भी प्रारंभ हो रहा है, तो उन जगह पर भी पहुंचाना एक बहुत बड़ा व्यवस्था। देखिए, योगी जी की सरकार में सबसे बड़ी चीज़ है कि स्वास्थ्य पर उन्होंने बहुत बड़ा ध्यान दिया था। मेडिकल कॉलेजेस, ये तय हो गया था कि मेडिकल कॉलेज हमारे हर जनपद में खुलेंगे, और आज के दिन 9 मेडिकल कॉलेज हमारे प्रारंभ हो चुके हैं, जिनका फैकल्टी और उनकी पढ़ाई शुरू हो गई है, शुरू होने वाली है अक्टूबर में। और उसके बाद हमारे लगभग हर जनपद में मेडिकल कॉलेजेस निर्माणाधीन है। 16 ऐसे जनपद है जो पीपीपी मॉडल पर भी चलेंगे, और वो पीपीपी मॉडल पर चलने के बाद जब मेडिकल कॉलेज हमारे प्रारंभ हो जाएंगे तो कम से कम 5 साल पर अनुबंध के साथ हमारे डॉक्टर्स, 100 डॉक्टर्स हमारे देहात क्षेत्र से भी निकल के हमारे सर्विस में आ जाएंगे। उनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा,
वो जैसे MBBS करेंगे तो हमारे सर्विस में आएंगे, तो हमको जो डॉक्टर्स की कमी मिलती है ज़्यादा, वो डॉक्टर्स आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, डॉक्टर्स की एक कमी को लेकर ये भी कहा जाता रहा है कि डॉक्टर्स पढ़ते तो हैं कि सरकारी अस्पताल में हमें पढ़ाई हम पढ़ ले सरकारी प्रशिक्षण संस्थान से, लेकिन नौकरी करने के लिए वो गांव का रुख नहीं करना चाहते, या कहें कि कई बार तो वो हिंदुस्तान में कहते हैं कि नहीं टॉप सिटीज़ में ही रहेंगे, रूरल एरियाज़ में नहीं जाएंगे। ये है समस्या है हम लोग के साथ, मगर जब से हम लोग ने ये अनुबंध वाला कॉन्ट्रैक्ट वाला सिस्टम किया है, जी, जहां अनिवार्य रूप से जब वो हमारे सर्विस में आते हैं तो मिनिमम 5 साल उनको PHC पर देहात एरिया में रहना ही पड़ेगा। उसके बाद ही फिर वो आगे जा सकते हैं या अपना नौकरी भी छोड़ना चाहे। बहुत से लोग इस्तीफा देके चले जाते हैं, मगर प्रयास हमारा रहता है कि जो प्रमोशन का व्यवस्था जो हमारे यहाँ है और उसमें जो भी सुविधाएँ हम देते हैं उसको समय समय पर हम बदलते हैं, समाज के अनुरूप और अन्य प्रदेशों के अनुरूप हम बदलते हैं। अभी हमने एक नया कैबिनेट में पास करके विशेषज्ञ की आवश्यकता को देखते हुए एक नया हमने काडर बनाया है, और उस काडर के माध्यम से लोक सेवा आयोग से अब कम से कम 1000 से ऊपर के डॉक्टर्स आने वाले हैं। ऑलरेडी वो क्लियर हो चुके हैं और हमारे सर्विस में आने शुरू हो जाएंगे। तो स्ट्रक्चर को समय के साथ बदलना और काडर को भी बदलना, और उसके साथ जो सुविधा उनको जो अनुमन होता है वो जैसे अन्य प्रदेश में होता है और जैसे हमारे यहाँ की मांग है, ताकि उनको ये लगे कि हम प्राइवेट सेक्टर के साथ भी हमारा इतना बुरा वो नहीं है, सुविधाएं जो हमको प्राप्त होगा या हमारे जो वेतन होंगे और जो भी हम सरकार की तरफ देते हैं वो हम समय समय पर बदलते रहते हैं। उससे एक अट्रैक्शन भी होता है उनको आने के लिए हमारे सर्विस में, और हम लगातार उसमें देखते भी रहते हैं कि जितना ज़्यादा लोग आ पाएंगे, और हम लोग प्रयास भी करते हैं कि समय के मैन पावर को शॉर्टेज को पूरा करने के लिए। जी मंत्री जी, सरकार पर तो जो उंगलियां उठाना सबसे आसान होता है कि जो भी सत्ता में है उस पर हम कह देते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन जब आम जनता की भागीदारी की आती है तो कई बार हम आम जनता ही बेपरवाह हो जाते हैं, लापरवाह रहते हैं। और उसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है या सबसे बुरा एग्जाम्पल है डेंगू, कि किस तरीके से साफ पानी में होता है, उसके बावजूद लगातार स्कीम चलाई जाती हैं, तब भी लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और जब बीमारी फैलती है, सब उसकी चपेट में आते हैं, तो सरकार पर उंगलियां उठा ली जाती हैं। डेंगू का देखिए, डेंगू का हम लोग ने प्रयास किया था, जैसे जापानीज इंसेफेलाइटिस को हमने जिस तरह से कंटेन किया था, और उसमें तो खैर 100% हम वैक्सीनेशन बिल्कुल प्रयास करते हैं कि 100% वैक्सीनेशन हमारा उस श्रेणी के बच्चों को हो जाए, ताकि वो जापानीज इंसेफेलाइटिस के केसेस बिल्कुल न्यूनतम आ जाए जी। पर डेंगू के साथ क्या है कि इसका एक साइकिल होता है, तो सामान्यतः ये 3 साल पर पनप के आता है। 2019 में काफ़ी केसेस आए थे, इस बार हमारे केसेस बढ़ गए क्योंकि अधिक बरसात होने के नाते, और बहुत सारे नगर निगमों में व्यवस्था बहुत साफ़ सुथरा नहीं था, जल जमाव भी बहुत जगह थे। घरों के अंदर हम लोग बार बार उन लोग को चेतावनी भी देते हैं, लोगों को जागरूक भी करते हैं कि घर के अंदर उस समय के मौसम के समय के हिसाब से आपके फ्रिज के नीचे जो ट्रेज होते हैं, गमले के नीचे वो ट्रेज होते हैं, या और जगह कहीं आपका टायर पड़ा हुआ है, कहीं बाहर उसमें पानी पड़ा हुआ है, या साफ़ पानी कहीं पड़ा हुआ है जिसमें ये इनके लावा तय होता है, इसको बराबर हमारे सिस्टम के माध्यम से इसको चेकिंग होना चाहिए। और ये करते भी हैं, मगर कभी कभी अधिक एकदम से इस बार थोड़े केसेस ज़्यादा आए थे, और उस हिसाब से हम लोग ने वॉर फुटिंग पर भी इसको टेकअप किया था। एकदम से फिरोज़ाबाद और मथुरा में केस निकले थे, मगर उसमें ये भी निकला था क्योंकि जो चीज़ें हम समानता जानते हैं कि डेंगू है, डेंगू के साथ में स्क्रब टाइफस करके एक नया निकला जो कभी इधर आया ही नहीं था, लेप्रोसाइसिस करके एक नया बीमारी निकला था, वो भी कुछ संख्या में निकली थी, वो भी ICMR ने कंफर्म किया था। कई जगह कॉलरा निकला, लखनऊ जैसे शहर में कॉलरा निकला, सिद्धार्थ नगर में निकला, आजमगढ़ में निकला। अब कॉलरा 25 साल पहले निकला था। हाँ। उसका क्या होता है कि वाटर बॉर्न डिजीज होने के नाते कहीं ना कहीं उसका स्योर लाइन से या कहीं टूटने से वाटर लाइन में अगर चला जाता है तो वाटर बॉर्न डिजीज की वजह वो कॉलरा भी हो जाता है। ये 25 साल के बाद निकला, तो उसकी संबंधित भी जो उस विभाग से संबंधित चीज़ हैं उसका आपसी समन्वय करके हम लोग सुनिश्चित करते हैं कि जहाँ भी आपकी कमियाँ हैं उसको साफ़ सफाई करना है, या वाटर लाइन को सही करना है, या सीवर लाइन कहीं आपका टूटा है उसको ठीक करना, ये सारी चीज़ें साथ साथ फिर हम लोग समन्वय के साथ कराते हैं। और ये लगभग 1 महीना में हम लोग ने इसको कंट्रोल तो किया है। अब केसेस बहुत कम हो गए हैं, तो इधर बरसात भी कम हो गई है। जी, वापस मैं लौटूंगी कोरोना पर, क्योंकि 1.5 साल का जो महत्वपूर्ण समय था वो इस महामारी की चपेट में आ गया, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर अभी प्रदेश में क्या स्थिति है? 16 जनवरी को 2021 में हम लोग ने वैक्सीनेशन प्रारंभ किया था, और उस समय आप जानते भी हैं कि हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रारंभ करके हमने शुरू किया था जी। बाद में जैसे जैसे जो श्रेणी केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित था उस श्रेणी के अनुसार हम लोग वैक्सीनेशन लगाते गए।
केंद्र सरकार हमको वैक्सीन सप्लाई करती है और उसी सप्लाई के आधार पर हम वैक्सीन लगाते हैं। इस समय हमारा 61% टारगेटेड जो हमारा जो वैक्सीन हमको लगाना है, टारगेटेड पॉपुलेशन जो है 15 करोड़ के आसपास, उसका 61% हम पूरा कर चुके हैं। 11 करोड़ लगभग आपने बोला भी था, 11 करोड़ का भी हो चुका है और 15.6% हमारा सेकेंड डोज लगा है। तो सामान्य भाषा में हम ये बता दें कि हमारा प्रयास तो है कि हर व्यक्ति 2 डोज जरूर लगाएगा। फर्स्ट डोज लगाने के बाद आपका 96.6% आपका वो इम्यूनिटी होता है और उसके बाद आपका सेकेंड डोज के बाद 97.2% होता है। तो जितना जल्दी हो सके ये हम लोग इसको प्रयास करते हैं जी। और बिल्कुल अब जो त्योहारों का मौसम भी शुरू हो गया है, लेकिन थर्ड वेव को लेकर भी आशंकाओं के जो बादल हैं वो छटे नहीं है। संक्षेप में बता दीजिए क्या तैयारी है? नहीं, थर्ड वेव हमको लगता है जिस तरह से वैक्सीनेशन चल रहा है पूरे देश में, और हमारा अनुमान है कि कल परसों तक हम लोग 100 करोड़ तक वैक्सीनेशन कर चुके हैं पूरे देश में और हमारे यहाँ 11 करोड़ से ऊपर हो गया है। तेजी से वैक्सीनेशन करना वो एक प्रकार का संकेत भी देता है कि वो हमारा थर्ड वेव बहुत कम आने की अनुमानित है। और थर्ड वेव अगर आता भी है, बच्चों की बात अगर आती है, तो उसमें जो उससे जुड़ा हुआ पीडियाट्रिक ICU और एसएनसीयू वो सब हमारा तैयार है, हमारे डॉक्टर्स तैयार हैं, ट्रेंड है, हर चीज़ की व्यवस्था हमने कर लिया। जी, जयप्रताप सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सार्थक चर्चा के लिए, क्योंकि आपने बताया विस्तार से कि प्रदेश में किस तरीके से कदम उठाए गए पूरे प्रदेश की सेहत का ख्याल रखते हुए और आगे भी क्या व्यवस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मंत्री जी के लिए। इस कोरोना काल में बड़ी चुनौती थी आप लोगों की ज़िंदगी बचाना, लोगों को वैक्सीन लगवाना। उस चुनौती का डटकर सामना किया है योगी सरकार ने और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर लोगों का वैक्सीनेशन हो पाया है।